नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। हमारा लेसन चल रहा है फर्स्ट जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन के बारे में। इस चैप्टर से हमने 3 पार्ट है वो देख लिए। आज हम इसके चौथे पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा पार्ट है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। आज हम अध्ययन करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में आखिर हमें इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी? हमने ये तो कहीं नहीं सुना कि बेटा बचाओ और बेटा पढ़ाओ, लेकिन इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान की? अगर हम बात करें पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर, इनमें विभाजन है वो प्राकृतिक है और जैविक है। यानी प्राकृतिक और जैविक विभाजन है पाया जाता है किनमें? पुरुष में, महिला में और ट्रांसजेंडर में। इनकी जो बनावट है ना वो प्राकृतिक है या यूं कहें जैविक है। अब हमने क्या किया, हमारे समाज ने इनकी अलग अलग भूमिका बना दी, अलग अलग भूमिका बना दी। जैसे महिलाओं को बोल दिया कि आप घर के काम करेंगे, पुरुष को बोल दिया कि आप घर के बाहर के काम करेंगे। तो समाज ने क्या किया कि इनकी भूमिका है वो अलग अलग तय कर दी थी हमारे समाज ने। और इन भूमिकाओं को और इन भूमिकाओं को सामाजिक संस्थाओं द्वारा, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा क्या किया गया? सुदृढ़ किया गया। यानी इन्हें और मजबूत सुदृढ़ कर दिया गया। सामाजिक संस्थाओं के द्वारा जो ये अलग अलग भूमिका निभा रहे थे, इन भूमिकाओं को और ज्यादा मजबूत बना दिया गया। किसके द्वारा? सामाजिक संस्थाओं के द्वारा। और यही जो जैविक विभिन्नताएं महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर में पाई जाती है ना, कौन सी? जो ये जैविक विभिन्नताएं आगे चलकर भेदभाव, अलगाव व बहिष्कार का आधार बने। दोबारा देख लीजिए, हम बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में। महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर में जो विभिन्नता पाई जाती है, जो बनावट, शारीरिक रूप से जो बनावट पाई जाती है वो प्रकृति के द्वारा बनाई हुई बनावट है। लेकिन समाज ने क्या किया कि इनकी भूमिका है वो अलग अलग बना दी। और जो भूमिकाएं समाज के द्वारा अलग बनाई गई थी उनको सामाजिक संस्थाओं ने सुदृढ़ कर दिया, यानी मजबूत कर दिया। और यही जो उनकी जैविक बनावट है वो आगे चलकर अलगाव, भेदभाव और बहिष्कार का आधार बनती है। यही जो बनावट है, शारीरिक बनावट है, यही आगे चलकर इनका भेदभाव का क्या बनती है? आधार बनती है। यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। यूएनडीपी ने खुद संज्ञान लिया और यूएनडीपी ने कहा था कि अगर विकास में सभी जेंडर सम्मिलित नहीं है, सभी जेंडर सम्मिलित नहीं है तो वह विकास लुप्त प्राय है। यानी वह विकास नहीं है जब तक उस विकास में सभी जेंडर सम्मिलित नहीं है। ये परिभाषा दी थी यूएनडीपी ने। ये कहा था कि अगर जब तक हम विकास कर रहे हैं किसी भी समाज का और उस विकास में सभी जेंडर सम्मिलित नहीं होते हैं, महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर सभी सम्मिलित नहीं होते हैं, तो वह विकास नहीं है, वह विकास क्या है? लुप्त प्राय है। ये कहा था यूएनडीपी ने। अगर ये जो भेदभाव हम करते हैं, ये जो भेदभाव
या यूं कहें कि जेंडर के आधार पर अगर कोई भेदभाव करता है, अगर कोई भेदभाव करता है तो वह मानवता के प्रति एक अपराध है, यानी अगर कोई समाज में भेदभाव करता है, खास तौर से जेंडर के आधार पर अगर हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो वो मानवता के प्रति क्या है, एक अपराध है, यानी पूरी ही मानव जाति को शर्मसार करने वाली बातें हैं अगर हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं। खास तौर से जेंडर के आधार पर, महिला और पुरुष के आधार पर अगर हम भेदभाव करते हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, मानवता के प्रति एक अपराध का काम कर रहे हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें सभी को समान क्या दिलानी चाहिए, शिक्षा, समान रोजगार और समान क्या होना चाहिए, वेतन। इन सब का प्रयास हमें करना चाहिए, सभी के लिए ये चीजें हैं वो लागू होनी चाहिए। सभी को शिक्षा, रोजगार, समान वेतन और पॉलिटिकल में भी बराबर का स्थान सभी को मिलना चाहिए। महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर सभी को एक समान अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वह शिक्षा की बात हो, चाहे वह रोजगार की बात हो, और चाहे वह समान वेतन की बात हो या फिर राजनीति की बात हो। हर जगह सबका प्रतिनिधित्व समान होना चाहिए, ये हमें करना चाहिए। अगर कोई भी समाज इन बुराइयों को, बुराई कौन सी है, पुरुष महिला के आधार पर, जेंडर के आधार पर जो भेदभाव है, ये बुराई है हमारे समाज की। और अगर कोई भी समाज इन बुराइयों को खत्म करने के लिए अगर प्रभावी कदम नहीं उठाता है तो वह समाज सभ्य समाज नहीं है, वह समाज सभ्य समाज नहीं है। दोबारा देख लो, अगर कोई भी समाज इन कुरीतियों को, इन बुराइयों को खत्म करने के लिए अगर प्रभावी कदम नहीं उठा रहा है तो वह समाज क्या है, सभ्य समाज नहीं है। इसी के आधार पर भारत में क्या किया कि 2015 में भारत सरकार ने संज्ञान लिया और पानीपत हरियाणा से एक अभियान की शुरुआत होती है जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। दोबारा देख लीजिए, हम बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में। तो इसमें क्या किया गया कि पहले पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर, इनमें जो विभिन्नताएं पाई जाती है वो प्राकृतिक है, या यूं कहें उनमें विभिन्नताएं हैं वो जैविक है। लेकिन हमारे समाज ने क्या किया कि इनकी जो विभिन्नताएं हैं इसके आधार पर इनकी अलग अलग भूमिका बना दी और इन भूमिकाओं को सुदृढ़ करने का काम किया था हमारे सामाजिक संस्थाओं ने, सुदृढ़ कर दिया। लेकिन जैविक विभिन्नताओं को आगे चलकर फिर यही जो इनकी जो जैविक विभिन्नताएं थी, ये जो विभिन्नता है यही आगे चलकर भेदभाव, अलगाव और बहिष्कार का आधार बनती है। यूएनडीपी ने खुद कहा था कि अगर विकास में सभी जेंडर सम्मिलित नहीं है तो वह विकास प्राय क्या है, लुप्त है, लुप्त प्राय माना जाता है, ये कहा था यूएनडीपी ने। और भेदभाव यानी जेंडर के आधार पर खास तौर से अगर हम भेदभाव कर रहे हैं तो हम मानवता के प्रति एक अपराध का काम कर रहे हैं। हमें जेंडर के आधार पर या यूं कहें किसी भी आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी को शिक्षा, सभी को रोजगार, सभी सम्मान वेतन और सभी को राजनीति में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, जिससे क्या है कि ये जो भेदभाव हमारे समाज में ये कुरीति पनप रही है, इससे हमारा समाज क्या है, छुटकारा मिल सके। फिर अगर कोई समाज इन बुराइयों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाता है तो वह समाज क्या है,
सभ्य नहीं है, वह समाज सभ्य नहीं है जो इन बुराइयों को दूर करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाता है। और इसी के आधार पर भारत सरकार 2015 में पानीपत हरियाणा से एक अभियान की शुरुआत की थी जिसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। अब हम बात करेंगे श्रमजीवी जनसंख्या की। श्रमजीवी जनसंख्या की अगर हम बात करें श्रमजीवी जनसंख्या की तो 2011 में श्रमजीवी मतलब काम करने वाले लोगों की 2011 में श्रमजीवी जनसंख्या को 4 वर्गों में बांटा गया था। पहला है कृषक, दूसरा है कृषि मजदूर, तीसरा है घरेलू औद्योगिक श्रमिक, और चौथा है अन्य श्रमिक। तो यह भी हमें याद रखना है। 2011 में श्रमजीवी जनसंख्या को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 4 वर्गों में। कौन कौन सा है? पहला कृषक, दूसरा कृषि मजदूर, तीसरा घरेलू औद्योगिक श्रमिक और चौथा है अन्य श्रमिक। अब हम देखेंगे कि जो हमारे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हैं उनमें कितने प्रतिशत जनसंख्या है वो काम करती है, किस किस भाग में। एक तो है प्राथमिक क्षेत्र में, एक है द्वितीयक क्षेत्र में और एक है तृतीयक क्षेत्र में। तीनों क्षेत्र की हम बात करेंगे, प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में। तीनों क्षेत्र में कितने कितने प्रतिशत लोग हैं वो काम करते हैं। अगर हम बात करें प्राथमिक क्षेत्र की तो इसमें काम करते हैं 54.6% लोग। अगर द्वितीयक क्षेत्र की हम बात करें ना तो इसमें काम करते हैं 3.8% लोग। अगर तृतीयक क्षेत्र की हम बात करें ना तो इसमें काम करते हैं 41.6% लोग। सबसे ज्यादा काम है वो प्राथमिक क्षेत्र में किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि या जो प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं जैसे मछली पकड़ना है, पशुपालन करना है, आखेट है और जंगल से कंदमूल इकट्ठा करना है, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीयक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उद्योग से संबंधित है और तृतीयक क्षेत्र है सेवा से संबंधित है, जैसे बैंक, बीमा है, परिवहन है। ये तृतीयक क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग भारत में प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि भारत एक ग्रामीण देश है, यहाँ गाँव में ज्यादा लोग रहते हैं। गाँव के ज्यादातर लोग क्या करते हैं? कृषि का काम करते हैं। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। प्राथमिक क्षेत्र से लोग हैं वो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में ज्यादा जा रहे हैं। अब प्राथमिक क्षेत्र को लोग छोड़कर द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी प्राथमिक क्षेत्र में लगातार गिरावट आ रही है, जबकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। ये था हमारा अध्याय फर्स्ट। आशा करता हूँ पूरा का पूरा अध्याय है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। कल एक नए पाठ के साथ आपके सामने एक बार फिर रूबरू होंगे। आज